290 भी एक नेचुरल नंबर है, m की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू 580 आ गई। ऑन कंपैरिजन नाउ यू गेट m इक्वल्स टू 1 एंड तो आप लिखोगे log ऑफ 25 टू द बेस ऑफ 0.008 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 16/3 से the number of positive integers less than 50 having exactly two distinct factors other one and itself then the least possible value। Hello everyone, welcome back to my channel and आज बात करेंगे CAT 2023 slot 2 के कुछ क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, let a, b, m and n be natural numbers such that a is greater than 1 and b is greater than 1 if a raised to the power m into b raised to the power m is equals to 144 raised to the power 145 then the largest possible value of n minus m is। तो बेसिकली ये आपका नंबर सिस्टम का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है फैक्टर्स के ऊपर, जहां पे आपको बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करके क्वेश्चन का आंसर निकालना। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे एग्जाम पॉइंट पे, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो फैक्टर्स है, दो प्राइम बेसिस है जिनकी कुछ पर्टिकुलर पावर है, और राइट हैंड साइड में एक नंबर दिया है उसकी भी कुछ पावर दी है। तो इसको हमें ब्रेक करना है इन सच दैट ये दो डिफरेंट बेसिस में ब्रेक हो जाए और हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, डिफरेंस बताना है और n और m का। तो हम ये चाहेंगे कि n की वैल्यू एज लार्जेस्ट पॉसिबल हो जाए और m की वैल्यू एज स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो जाए। तो इस लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, ये जो a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर n लिखा हुआ है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 2 रेज 144 को ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर आता है, इस पूरे की पावर 145। 2 की पावर 4 16, 16 9 144। तो इसको ब्रेक कर लिया हमने प्राइम फैक्टर्स में, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो 2 रेज टू द पावर ये आपका हो जाता है 290 का डबल 580, तो 580 इंटू 3 रेज टू द पावर 290। तो कई बच्चों ने यहीं पे आंसर करा कि भाई दो बेसिस हो गए, n माइनस m, इसको n ले लिया, इसको m ले लिया एंड इसको माइनस कर दिया और सारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा। था कई लोगों ने फटाफट ऑप्शन बी मार्क करके आंसर दे दिया, बट दैट वाज रॉन्ग। व्हाई दैट वाज रॉन्ग? क्योंकि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी। तो इसमें थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करें। ये रिप्रेजेंट कर रहा है a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर n को, तो आई कैन राइट इट एज a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर n एज ये जो 3 था क्योंकि इसकी पावर छोटी थी तो हम चाहेंगे इसको ऐसे लिखना और n को लार्ज वैल्यू देनी है तो 2 की पावर 580 लिख देंगे। लेकिन एक कैच है, यहाँ पे जो a है उस पूरे a को मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर चीज, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, a एक नेचुरल नंबर है, तो a की ये 3 की पावर 290 भी एक नेचुरल नंबर है, इस पूरे की पावर 1, इट रिमेन्स द सेम थिंग, बट m की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू 580 आ गई। ऑन कंपैरिजन नाउ यू गेट एज m इक्वल्स टू 1 एंड n टू बी 580, क्योंकि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी थी तो लोएस्ट पॉसिबल पावर उसको देनी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 579 n माइनस m का। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CAT 2023 स्लॉट 1 क्वांट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो इसमें आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग पूछी गई थी कि कितना आप समझते हो इंडिसेस के टॉपिक को। यहाँ पे 2 की रेज टू द पावर 4x स्क्वायर लिखा है एंड सो ऑन। तो एक इक्वेशन दी गई है एंड अगर इस इक्वेशन को आप एनालाइज करोगे, आप अगर कोशिश करोगे इधर शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करने की, तो दैट वुड बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में आपको इस चीज को कन्वर्ट करना। सो बेसिकली ये जो 2 की पावर 4x स्क्वायर लिखा था इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n विल ऑलवेज गिव यू am into n। ये वाली बात समझो। तो अगर यहाँ पे ये 2x लिखा था, ये यहाँ पे 2x था और मैं अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर का यहाँ पे पावर 2 लिख देता हूँ तो ये 2 अंदर आके x की पावर 4 नहीं बनाएगा, ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर बना लेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसको भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2 की पावर 2x का स्क्वायर इनटू में 2 की पावर, अब देखो यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 30, इसको भी स्प्लिट करते हैं फिर इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स x प्लस 15 एवरीथिंग इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया, इसका क्या रीजन था, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे x प्लस 15 दिख रहा है तो यहाँ पे मैं x प्लस 15 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो x प्लस 16 था, कोई बात नहीं, इंटू 2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली आपको ये मिडिल टर्म मिल जाएगा। अब ध्यान से बस नोटिस करो, ये आपके पास लिखा है 2 रेज टू द पावर 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस में ये 2 को मैं स्टार्टिंग में ले आता हूँ, इंटू में 2 इंटू 2x स्क्वायर और इंटू में 2 रेज टू द पावर x प्लस 15। सेम लॉजिक जो अभी हमने यहाँ पे यूज किया था, जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2
x की पावर x 2 की पावर x प्लस 15 होल रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ऐसे लिखने का क्या रीजन था, जब 2 अंदर आएगा तो पूरे से ही मल्टीप्लाई होगा, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इकलौती ये प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a मान लूं, इट इज रिटन समथिंग लाइक दिस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो ये क्या होता है, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो चीज लिखी है ये वाला ब्रैकेट में, यानी 2 रेज टू द पावर 2x का स्क्वायर माइनस में 2 रेज टू द पावर x प्लस 15, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर सकते हो, तो इसको जब कंपेयर करेंगे लास्ट में हम, तो ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर जो पावर, चलो एक और स्टेप लिख लेते हैं, 2 रेज टू द पावर 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 15। दोनों साइड अब बेस सेम हो गए, अब आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हो, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 15। ठीक है, सो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो यहाँ पे जब आपको सम निकालने को बोला जाएगा तो इट्स जस्ट फैक्टराइजेशन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 3, यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये जो x की वैल्यू है या तो 3 आ जाएगी और माइनस 5/2 है। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस तो आंसर आ जाएगा, इनका सम निकालना था, तो जब इनको आप ऐड करोगे 3 प्लस माइनस 5/2 यू विल गेट 1/2 एज द आंसर। तो 1/2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इज 1/2। ठीक है, ऑप्शन थे इसमें, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाले बट यहाँ पे ऑप्शन गिवन थे, तो 1/2 इज द फाइनल आंसर। इसी चीज़ को आप एक तरीके से और कर सकते थे, यहीं पे आपका आंसर आ गया। आपको सम ऑफ रूट्स चाहिए बेसिकली, तो माइनस ऑफ दिस साइन डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ ए, तो माइनस 1/2 मतलब माइनस 1/2 डायरेक्टली आपको आंसर मिलता है, फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज एट द एंड हमें सम ऑफ द रूट्स ही निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर m, n and k such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n, k must be a common divisor of what value? k किसका कॉमन डिवाइजर बनता है? अब इस तरीके के क्वेश्चन में अगेन बेसिक डिवीजन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक 15 है और एक नंबर है 20, ठीक है, एक 15 है और एक है 25। अब इनका जो एक फैक्टर है 5, मानो k को हम यहाँ पे 5 दे देते हैं जस्ट फॉर टाइमिंग 5, इसको भी डिवाइड करता है वो, इसको भी डिवाइड करता है। अब इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब 25 माइनस 15 10 आ गया, तो ये जो k होगा वो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड, ये हमेशा वर्क करेगा। जैसे आप 81 ले लो और 72 ले लो, 81 को 3 डिवाइड करता है, 72 को भी 3 डिवाइड करता है, और इनका जो डिफरेंस है 9 को भी 3 डिवाइड करता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर नंबर किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उनके डिफरेंस को भी वो परफेक्टली डिवाइड करेगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो ये चीज भी आपको समझनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे इन्होंने बोला है कि जो m प्लस 2n है, दिस m प्लस 2n इसको k कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और जो 3m प्लस 4n है इसको भी k कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। रिमेंबर दिस वन थिंग, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं m और n में इंडिविजुअली दिए हो, तो जब ऑप्शंस n और m में इंडिविजुअली दिए हैं तो हम ट्राई करेंगे इनको ऐसे क्रिएट करने का कि यहाँ पे m और n अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए, एक बार में, एक बार m एलिमिनेट हो जाए, एक बार आपका n एलिमिनेट हो जाए। तो किस तरीके से इसको एलिमिनेट करना है हम वो समझते हैं। अगर देखो k इसको डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर जो 3 है वो 6 को डिवाइड करता है, तो 3 जो है वो 12 को भी तो डिवाइड करेगा, जो इसका डबल है या ट्रिपल है, मतलब कोई भी इसका मल्टीपल होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो अगर k इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो k मस्ट ऑल्सो डिवाइड एनी मल्टीपल ऑफ दैट ऑल। तो k मस्ट ऑल्सो डिवाइड, मैं पहले क्या करूंगा, इस m को एलिमिनेट कर, तो 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 2n, ठीक है, और इसको तो वो डिवाइड कर रहा, k मस्ट ऑल्सो डिवाइड 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 2n, मतलब k ऑल्सो डिवाइड 3m प्लस 6n, ठीक है, k इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा था और इनको भी ऐसे डिवाइड कर रहा है, मानो ये तुम्हारा नंबर c आ गया, दिस इज c, और इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो k जो था a और b को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, k c को भी डिवाइड करेगा बिकॉज वो a का मल्टीपल है, वर्क्स फाइन। तो k मस्ट ऑल्सो डिवाइड b और c के डिफरेंस, तो c माइनस b विच इज 3m प्लस 6n, यहाँ लिख लेते हैं 3m प्लस 6n माइनस 3m, और माइनस कर रहे हो तो माइनस का 4n हो जाएगा, तो 2n, तो 2n को भी वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2n भी इसका एक फैक्टर है। तो आपके ऑप्शंस में 2n खाली एक ही जगह पे था, आप तुरंत यहीं पे मार्क कर सकते थे, लेकिन जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप एक चीज और करके देखो, k इन दोनों को डिवाइड कर रहा था तो इसके भी तो मल्टीपल को डिवाइड करेगा,
यहाँ पे देखो 2n था, यहाँ पे 4n था। अभी हमने क्या किया था, हमने m को हटाया था, अब मैं n को हटा के देखता हूँ। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, मैं b और इसका मल्टीपल लेता हूँ, एक d नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो 2 टाइम्स ऑफ a आया। अब 2 टाइम्स ऑफ a बोले तो 2m प्लस 4n आ जाएगा। तो k मस्ट ऑल्सो डिवाइड किस नंबर को डिवाइड करेगा, सिंपली d माइनस बी को। ठीक है, d माइनस बी करो या b माइनस डी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, b माइनस डी को डिवाइड करेगा। अब b था आपका 3m प्लस 4n और d आपका ये निकला था 2m प्लस 4n था, माइनस आ जाएगा माइनस 4n, 4n से 4n कैंसिल, एक आ जाएगा m। तो देखो m को डिवाइड करेगा और 2n को डिवाइड करेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दीज आर द क्वेश्चन जहां पे ना एकदम फंस जाते हैं बच्चे और चोक कर जाते हैं। तो आपको चोक नहीं करना, सॉल्व ऐसे कर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर x, इफ log of x to the base of root 3 plus log of 25 to the base of x log of 0.008 to the base x equals to 16/3, then find the value of log of this particular quantity। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको log की बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट्स अप्रोच दिस क्वेश्चन। हमें सबसे पहले तो बेस को एक तो रिमूव करना पड़ेगा, तभी ये चीज आसानी से सॉल्व हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, log of 3। अब इस पे पावर है रूट का मतलब 1/2 होता है, तो वो आगे आके कुछ ऐसा दिखेगा, और जो x लिखा तो वो एज इट इज लिखा रहेगा। प्लस में log of 25, यहाँ दोनों का देखो बेस x था, बेस अगर सेम होता है log m अपॉन log n और बेस k ले लो, तो ये बन जाता है log of m टू द बेस n। ये एक सिंपल सा लॉग की प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखनी है। तो आप लिखोगे log of 25 टू द बेस ऑफ 0.008, दैट मस्ट बी इक्वल टू 16/3। इससे फायदा क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा वहां से और ये एक एग्जैक्ट नंबर में आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स log of x टू द बेस 3 प्लस log of, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और 0.008 लिखा है। अगर मैं 0.008 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, 0.008 इसमें हटा दूं तो एक इस तरीके से 0 मिल जाएंगे। तो ये आपको मिल जाएगा 1/125, ठीक है ना, 1/125। तो ये हो जाता है आपका 5 की पावर माइनस 1/125, यानी कि 5 की पावर -3 हो गया। एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 16/3। अब सेम चीज log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 3, ये मैंने पावर को ऊपर भेज दिया। यहाँ पे मैंने जैसे बताया, जब आर्ग्यूमेंट पे पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई होती है, बेस की पावर आगे आके डिवाइड होती है, तो इसलिए मैंने -3 पहले ही लिख दिया। और यहाँ बचा log 5 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 16/3, ये वाली चीज हो गई 1। तो आपके पास यहाँ पे बचा log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 16/3 प्लस 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका 18/3 आएगा, दैट इज नथिंग बट, ठीक है। तो वी आर ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों log ऑफ x स्क्वायर, एक मैं स्टेप आपके लिए एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो x स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 6। जो यहाँ पे बेस होता है, राइट वाला नंबर उसकी टोपी बन जाता है, तो 3 की पावर 6 आ गया। मेरे को x स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, अपना काम हो गया। मुझे x स्क्वायर की चाहिए थी वैल्यू, वो पता चल गई। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, सो इफ आई नो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर टू द बेस 3। तो दिस बिकम्स log ऑफ बेस 3 और 3 इंटू 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल दिस बिकम्स log 3 रेज टू द पावर 7 टू द बेस 3। तो आंसर इज 7। थीटा क्वेश्चन था, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7। डब्बे में भराना है, काम खत्म। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question, the number of positive integers less than 50 having exactly 2 distinct factors other 1 and itself। तो हमें ना दो फैक्टर चाहिए, और अगर नंबर को इंक्लूड भी कर लेंगे 1 और उस नंबर को इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास 4 फैक्टर्स होने चाहिए। तो बेसिकली वी आर लुकिंग आउट फॉर द नंबर्स दैट हैज एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स। अब ये चीज 2 तरीके से की जा सकती। वो 2 तरीके क्या हैं, वो मैं केसेस में आपको बता दे रहा हूँ। केस 1, अगर आपका जो नंबर है कुछ इस तरीके से दिखे, n इज इक्वल्स टू किसी भी प्राइम नंबर का क्यूब। किसी भी प्राइम नंबर का क्यूब होगा तो एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स होंगे, और उसमें एक और वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होगा। तो नंबर फॉर्म कैसा होना चाहिए, किसी भी प्राइम नंबर का क्यूब होना चाहिए, तब तो आपका वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा केस ये है, नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P1 इंटू P2। 2 प्राइम का प्रोडक्ट होना चाहिए, इनकी पावर 1 है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 2 4। तो 2 तरीके से, या 2 प्राइम का प्रोडक्ट हो या एक सिंगल प्राइम का क्यूब हो। अब ये वाला जो केस है, इसको हमारे सिर्फ 2 ही नंबर्स जनरली फॉलो करते हैं। ऐसे नंबर जो प्राइम के क्यूब हों, तो n कैन ईदर बी 8
और n कैन बी 27। तो यहाँ से दो ही नंबर आपको मिलते हैं, तो यू गेट टू वैल्यूज या टू पेयर्स, या कह सकते हो टू सच नंबर्स आर देयर। केस 2 को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। हमारा जो नंबर है वो दो नंबर्स का प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। इस चीज़ को हम सोचेंगे 2, 3, 5 एंड उसके टर्म्स में। तो देखो n क्या हो सकता है वही हमें सोचना है। तो इट कैन बी 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, 2 इंटू 11, 2 इंटू 13, 2 इंटू 17, 2 इंटू 19, 2 इंटू 23, ये 46 तक हो गया। अब इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो मतलब 50 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 46 हो गया। हमें 50 के अंदर रहना है। हमारा जो n होना चाहिए वो 50 से कम होना चाहिए। लेस देन 50 का मतलब 50 से कम होना चाहिए। तो ये वो सारी केसेस यहाँ 50 से कम। अगला पॉसिबिलिटी 3 से देखेंगे, 3 5 15। इसके बीच एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स होंगे, 3, 5, 1 एंड 15। तो आपका 3 और 5 एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मिल गए। 3 इंटू 7, 3 इंटू 11, 3 इंटू 13 एंड 3 इंटू 17 नहीं होगा, तो ये सिर्फ इतने ही फैक्टर्स मिलेंगे। अगला देखते हैं 5 इंटू 7, 5 इंटू 11, नहीं 11 लोगे तो भाई नहीं होगा, 55 पहुंच जाएगा। 7 से देखेंगे तो 7 इंटू 7 दो डिस्टिंक्ट प्राइम के नहीं होंगे, तो यही आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। सो देयर आर टोटल 15 सच नंबर्स जो इस पर्टिकुलर केस को फॉलो करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, दिमाग में बस ये स्ट्राइक करना चाहिए कि 4 फैक्टर्स आएंगे तो आएंगे कैसे, या तो भाई एक सिंगल प्राइम नंबर का क्यूब हो या फिर दो प्राइम का प्रोडक्ट हो। सिंपल सी बात, ये आपका आंसर है, दैट इज 15। लेट्स मूव ऑन टू द next question. Let k be the largest integer such that x minus 1 का whole square plus 2kx plus 11 equals to 0 has no real roots if y is a positive real number then the least possible value. अब देखो इसमें दो चीज़ें आपको इन्होंने मिला ली, एक तो k लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इस केस में, और लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है इस पर्टिकुलर चीज़। तो जब लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला है और पॉजिटिव रियल नंबर की इन्होंने बात कर ली, पॉजिटिव रियल नंबर आपका एक बहुत बड़ा साइन है ये जानने का कि आपको am ग्रेटर देन इक्वल टू gm भाई यूज करना है इस क्वेश्चन। अब कैसे यूज होगा वो हम आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं। दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2kx प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, या एक्चुअली 2x कॉमन ले लेता हूँ, 2x को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे k माइनस 1, तो प्लस ले लेते हैं, प्लस 2x k माइनस 1 आ जाएगा, एंड प्लस में 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इस चीज के नो रियल रूट्स हैं, इट हैज नो रियल रूट्स, मतलब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा मस्ट बी लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, तो b आपका ये है 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इस पूरी चीज का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a into c, that is 12, that must be less than 0, 4ac must be less than 0। तो ये चीज़ अपने को मिली। तो यहाँ से पता चलेगा कि भाई k माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मस्ट बी लेस देन 12। अब ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस चीज़ को हम समझते हैं, सिंप्लीफाई करने की आपको कुछ खास ज़रूरत है नहीं। ये एक इंटीजर है और k इसका परफेक्ट, किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर 12 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि k एक इंटीजर था। तो k अगर एक इंटीजर है तो ये पूरी चीज़ भी एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर 12 से छोटा है। तो एक लौता नंबर 3 है जो 3 का स्क्वायर 12 से छोटा होता है, यानी कि वी कैन विथ कन्फर्मेशन कैन से दैट कि k माइनस 1 मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 4 पॉसिबल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो k की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 4 पॉसिबल है, बिकॉज k माइनस 1 का होल स्क्वायर 12 होना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप कोई इंटीजर लोगे, आपने 5 ले लिया k की वैल्यू, तो ये 4 का स्क्वायर जो 16 होगा 12 को एक्सीड कर जाएगा। देयरफॉर k को आपको 4 लेना पड़ेगा एंड दिस सिट्स वेल, तो k आपका 4 आ गया। अब दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है हमें। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए वी यूज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये सालों से चलता आ रहा है भाई, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। भाई इस चीज का अरिथमेटिक मीन k मेरे को मालूम है कि 4 है, तो 4 अपॉन 4y प्लस में 9y होल डिवाइडेड बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर। अब इस चीज़ को देखो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे 1 अपॉन y आएगा और यहाँ पे 9y आएगा, तो y से y भी कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, ये जो क्वेश्चन था आपका,
देखो इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड टू, या इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ k/4y, बट यहाँ मैंने k की वैल्यू रख दी, लिख ही रहते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड ये y से y कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन था k/4y प्लस 9y दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 और ये वैल्यू बन गई 6। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा 6 से ज़्यादा होगा, और 6 से अगर ज़्यादा होगा तो कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 6। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 6। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। If the total salary obtained by all manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all employees in the company, then the ratio of the average salary obtained by the manufacturing employees to the average salary obtained by the non-manufacturing employees is what? So basically दो wings हैं, एक manufacturing एक non-manufacturing। आपको ratio बताना है average of salary का जो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट को मिलती है एज वेल एज जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी दिखता ज़रूर है, बट सॉल्व करना उतना ही ज़्यादा इसमें आसान हो जाएगा अगर आप सही नंबर्स को अज्यूम करते, ठीक है। सो जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो जो टोटल एम्प्लॉयज हैं, लेट्स ड्रॉ अ टेबल, जो टोटल एम्प्लॉयज हैं और उनकी जो सैलरी है, ये दो चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है आपके पास और ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। सिमिलरली सैलरी जो होगी वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की अलग है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की अलग है। ये चीज़ इन्होंने बोला है अपने को। एम्प्लॉयज़ को आप 100x मान लो, सैलरी को आप 100y मान लो। सिंपल सा लॉजिक और कुछ। हाँ, 100y के अलावा आपको कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 100y लेना है। तो इन्होंने बोला है 20% एम्प्लॉय वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो अगर टोटल 100x एम्प्लॉयज़ हैं तो 20x इधर काम कर रहे होंगे, 80x इसमें काम कर रहे होंगे। और इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन बाय ऑल मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी, तो आप इसको और अच्छे कैसे बना सकते हो। 1/6 की बात कर रहे हैं तो इसको 120y ले लो, बहुत बेहतरीन। 1/6 की बात कर रहे हैं ना तो 1/6 इससे कैंसिल आउट भी होगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 इसका कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा। और इसमें जो बच गया वो इनके पास जाएगा, यानी 100y सैलरी ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले उठा रहे हैं। अब हमें बताना है कि क्या रेशियो है एवरेज सैलरी का जो मैन्युफैक्चरिंग वाले का ले रहे हैं और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले ले रहे हैं। तो एवरेज सैलरी बताने के लिए हम जरा टोटल सैलरी की बात करते हैं। टोटल सैलरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पहले हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स टोटल सैलरी? इट्स सिंपली जितने भी नंबर ऑफ उनके एम्प्लॉयज हैं और जो ये सैलरी पर एम्प्लॉय ड्रॉ कर रहे हैं, इधर टोटल सैलरी। अच्छा, ये टोटल सैलरी आपको दी है तो टोटल सैलरी 20y, अगर ये 20y है जो इनके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बात समझो, ये जो 20y है ये इनके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो एवरेज सैलरी क्या आएगी? एवरेज सैलरी इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये हमेशा ट्रू है चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सो एवरेज सैलरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या आएगा? जो उनकी सैलरी थी दैट वाज 20y डिवाइडेड बाय उनके जो लोग थे 20x, तो एवरेज आ गया y/x। ये किसका है? ये मैन्युफैक्चरिंग वालों का है, ठीक है। और इनकी जो सैलरी है दैट इज 100y और जो इनके पास लोग हैं वो 80x हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया 5y/4x। ये हो गया नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला। हमसे यही पूछा है कि इनका रेशियो बताओ, है ना, एवरेज सैलरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डिवाइडेड बाय एवरेज सैलरी ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। तो ये हो गया भाई y/x, ये हो गया 5y/4x। तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो ये y/5y इंटू 4x/x आ जाएगा। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 4:5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप एवरेज का क्वेश्चन इस तरीके से अगर आप बना के करोगे तो कभी फंसोगे नहीं कि पूछ क्या रहा है, वरना इस इन्फॉर्मेशन में ही आप उलझते रह जाओ। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Minu purchases a pair of sunglasses at ₹1,000 and sells it to Kanu at 20% profit. Then Kanu sells it back to Minu at 20% loss. Okay. Finally, Minu sells the same pair of sunglasses to Tanu, एक नई entry. If the total profit made by Minu from all her transactions is ₹500, then the percentage of profit made by Minu when she sold the pair of sunglasses to Tanu is what? तो बेसिकली जो सेकंड ट्रांजैक्शन इसने बेचा, सेकंड टाइम जो सनग्लासेस तनु को बेचे हैं, उसमें कितना प्रॉफिट कमाया, कितने % प्रॉफिट कमाया, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा। तो लेट्स
एनालाइज की हो क्या रहा है इस पूरे क्वेश्चन। मीनू ने सबसे पहले 1000 रुपए के सन ग्लासेस लिए थे और कनू को 20% प्रॉफिट पे बेचे थे, मतलब 1200 रुपए पे कनू को बेचे। तो यहाँ पे मीनू का जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 200 रुपए हो गया, ठीक है ना। अभी तक 200 रुपए मीनू कमा। फिर क्या किया इसने लॉस पे, ये थी आपकी मीनू और ये थी आपकी कनू, ठीक है। कनू का कॉस्ट प्राइस 1200 पड़ा। अब कनू ने वापस से मीनू को बेचा और 20% लॉस पे बेचा है। इसने 20% गेन पे बेचा था, इसने 20% लॉस पे बेचा। अब 1200 का 20% 240 रुपीज होता है और ये हो जाएगा 960। दिस इज 960। तो मनु ने 960 में खरीदा। अब आप ये मत सोचना कि इसको 40 रुपए का प्रॉफिट और हो गया, नहीं, वो बेच चुकी है, एकदम प्रॉफिट वो अलग से लिख चुके हैं उसका। अब जो इसने बेचा ये फ्रेश पीस है, मीनू ने 960 रुपीज में इसको खरीदा। अब मीनू ने इसको तनु को बेचा और तनु को बेचने में उसने मतलब इन टोटल उसने 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मीनू ऑलरेडी 200 रुपए कमा चुकी थी, तो तनु को बेचने में वो 300 रुपए का ही तो प्रॉफिट कमाएगी, तभी तो नेट प्रॉफिट 500 रुपए हुआ। हमें मीनू का टोटल 500 रुपए प्रॉफिट करना था, जो 200 रुपए वो ऑलरेडी यहाँ कमा चुकी थी और 300 रुपए उसने इस जगह पे कमाए, नेट 500 का प्रॉफिट हो गया। अब वो बेचा, जितने का बेचा ये आपका 1260 रुपए आ गया, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट मेड हुआ है मुझे ये बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज बेसिकली जितने का उसने बेचा है, मतलब जितना उसको प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय जितना उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी थी सेकंड टाइम, उससे मतलब नहीं। यहां जो ट्रांजैक्शन हो चुका उससे उसको मतलब नहीं है। अब उसने खरीदा 960 में, बेचा 1260 में, 300 का प्रॉफिट हुआ है, 960 रुपए खरीद। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 10/32 आ जाएगा। और 10/32 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होता है देखो 31% के अराउंड आएगा। अगर ये 31% के राउंड आएगा, 31.25%। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेशन आपको हमेशा लेना होता है। ऑप्शन दूर दूर थे तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया। 31.25% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ब्यूटीफुल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question. Ravi is driving at a speed of 40 km/h on a road. Vijay is 54 meters behind Ravi and driving in the same direction as Ravi. Ashok is driving along the same road from the opposite direction at a speed of 50 km/h and 225 meters away from Ravi. The speed in km/h at which Vijay should drive so that all three क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम। तो विजय की बेसिकली स्पीड पूछी है, km/h में पूछी है और सेम टाइम पे मिलना है। तो बेसिकली रवि एक रोड पे ड्राइव कर रहा है, इस सिचुएशन को बना लेना चाहिए अपने को हमेशा। तो यहाँ पे कहीं रवि होगा। विजय इज 54 मीटर्स बिहाइंड रवि, तो रवि राइट साइड में ड्राइव कर रहा है, मान लो इधर जा रहा है रवि, तो विजय जो है वो कहीं यहाँ पर होगा। विजय और रवि में जो दूरी है वो इनिशियली 54 मीटर की दूरी है। यहाँ पे विजय बैठा हुआ है एंड ड्राइविंग द सेम डायरेक्शन एज रवि, तो विजय भी इधर जाएगा, रवि भी इधर ही जा रहा है। अशोक इज ड्राइविंग अलोंग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट दिस पर्टिकुलर स्पीड। यहाँ पे कहीं अशोक होगा, दिस इज अशोक, वो इस तरफ ड्राइव कर रहा है। और इन दोनों के बीच में, मतलब रवि और अशोक के बीच में जो दूरी है वो 225 मीटर की दूरी है, 225 मीटर्स अवे फ्रॉम रवि। द स्पीड इन km/h एट विच द विजय शुड ड्राइव। तो बेसिकली हमें को इतना दिया है और ये 50 km/h दिया हुआ है, इसकी स्पीड पता है और रवि की स्पीड पता है, दिस इज 40 km/h। हमें बस ये देखना है कि विजय की स्पीड क्या है कि तीनों कहीं साथ में मीट करें। तो पहले तो आप ये देख लो कि कितनी देर में ये दोनों मीट करेंगे, क्योंकि इनका एक फिक्स वैल्यू हमें मेरे को पता है, ठीक है। तो इनकी एक फिक्स वैल्यू पता है, तो बाकी तो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। एक साथ इनको मीट करना है, तो साथ में मीट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका देखना कितने टाइम पे मीट करेंगे। सब चीज़ें मीटर में दी हैं, तो सबकी जो स्पीड है वो भी मीटर में ही चेंज कर लीजिए, आप सोल्यूशन आराम से आएगा। तो मीटर पर सेकेंड में 40 km/h है, तो 40 इंटू 5/18 तो ये आपका आ जाएगा कैंसिल आउट होके 20 और 9, दैट इज 100/9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ रवि। यहाँ पे 50 दिया है, तो अगेन 50 इंटू 5/18 आप करोगे तो यहाँ से अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा 25 एंड 9, तो 125/9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनको जो मीट करना है वो 225 मीटर मीट करना है। तो जो टाइम लगेगा, जो उनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस है दैट इज 225, और जो उनकी कलेक्टिव स्पीड है यानी कि 100/9 प्लस 125/9, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 225/225, और ये जो 9 आया एलसीएम ऊपर भेज दो, तो टोटल 9 सेकेंड्स लगेंगे। सो दे आर गोइंग टू मीट इन 9 सेकेंड्स, ठीक है। इनको 9 सेकेंड्स लगेंगे यहाँ मीट करने में, कहीं मीट कर रहे होंगे बीच में,
ठीक है, कहीं बीच में मीट कर रहे होंगे 9 सेकंड्स के बाद। अब समझते हैं विजय का क्या सिनेरियो था। विजय जो है उसको ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 9 सेकंड में कवर करना है। अब एक्चुअल में ये दूरी कितनी है हमको ये बताना है, तो रवि ने पहले देख लें कितना ट्रैवल किया होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रवि, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रवि, क्यों भाई देखो विजय को यहां से यहां पहुंचना है, तो रवि ने जो चला प्लस 54 वो विजय का टोटल जो डिस्टेंस को ट्रैवल करना होगा वो पता चल जाएगा, वो उसको इनिशियली 9 सेकंड्स में कंप्लीट करना। तो लेट्स सी भाई आपका जो ये रवि है ये 100 मीटर पर सेकंड की 100/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और 9 सेकंड इसने ट्रैवल किया, तो यानी कि 100 मीटर इसने ट्रैवल कर लिया, तो 100 मीटर ये हो गया। यानी कि विजय हैज टू ट्रैवल 100 ये 54 ये 154 मीटर इन 9 सेकंड्स। इसको 9 सेकंड में ये टोटल डिस्टेंस कवर करना है। 100 ये 54 ये उसको 154 मीटर 9 सेकंड्स में कवर करना है। तो स्पीड ऑफ विजय मस्ट बी, जो उसकी डिस्टेंस कवर करना है, जो उसको टाइम लगेगा 9 सेकंड, उसको स्पीड आती है। और इसी को आप 18/5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए था। तो 9 से ये कैंसिल आउट होकर 2 आ गया। 2/5 देखो 2/5 मतलब 0.4 होता है। इस पूरी चीज को अगर आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2/5 यानी 0.4, 4 से 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, इकलौता ये ऑप्शन है। तो 61.6 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया बहुत ही आराम से बिना किसी दिक्कत के। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम SINCI। Anil borrows 2 lakhs at an interest of rate of 8% per annum, compounded half yearly. He repays rupees 10,320 at the end of the first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third. Then the total interest in rupees paid over the 3 years is nearest to. तो हमें इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और पहले साल में वो कुछ पैसा दे रहा है तो वो भी दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन जो कैलकुलेटर आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है उससे तुरंत हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के शराफत से वो कैलकुलेटर यूज कर लेना। हाँ, आप ऐसे बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यूज दैट कैलकुलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है 2 लाख रुपए 8% पर एनम पे हो रहा है और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है। तो फॉर द फर्स्ट ईयर देखो पहले साल क्या होगा, अब मैं पहले साल का अलग क्यों लिख रहा हूँ, एक साथ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसने कुछ पैसा दिया था, 10,320 रुपए दिया था, तो उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। तो एट द फर्स्ट ईयर उसने जो 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपीस, इस तरीके से हम लिखेंगे, उस पे 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 104/100 into 104/100. So this is the multiplication factor, as you know, 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, इधर भी 2 0 और cancel हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको देखो 20 को ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो when you multiply this you'll get 2,16,320। 4 4 the 16, 16 to the 32 और 0 320। इस तरीके से सोचोगे तो जल्दी सिंप्लीफाई भी कर लोगे। तो इतना पैसा आपको एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर लेना था। तो देखो इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आपका आया 16,320। दिस इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट, मैं इसी में इंटरेस्टेड हूं अभी। तो फिर सेकेंड ईयर में एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर उसने क्या किया, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये 2,16,320 ना होके जो उसने पे कर दिया 10,320 रुपए। अब जो उसका अमाउंट बन के आएगा दैट वुड बी, अपने 10,320 320 से 320 गायब हो गया, तो 2,06,000 रुपए आपका ये अमाउंट आएगा, 2,06,000 रुपए। दिस इज द प्रिंसिपल। अब इस पे 2 साल इंटरेस्ट लगेगा, 2,06,000, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट इसी तरीके से लगेगा। तो ये आ जाएगा आपका 104/100 इंटू 104/100 एंड दिस गोज 4 टाइम्स। 2 साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी, तो आपको ये लिखना है। हाँ, पावर ऑफ 4 भी एक बार में लिख सकते थे, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल जो आपका अमाउंट बन के आएगा, दिस इज योर अमाउंट, ये जो टोटल आपका अमाउंट बन के आएगा ये आ जाएगा 2,40,990 रुपीज़ एंड सम पैसा, 81 समथिंग, कुछ पैसा यहाँ पे भी आएगा एक्स्ट्रा। तो अगेन इंटरेस्ट कितना लगा इसमें और इसमें, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आया वो कितना इंटरेस्ट आपको लगा, तो आपको 2,40,990 में से ये अमाउंट माइनस करना है, 2,06,000 रुपए। इनडायरेक्टली आपको ये करना है, पॉइंट समथिंग होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये 990 आ जाएगा, ये आ जाएगा 34,000। तो 34,990 ये आपका 2 साल का इंटरेस्ट लगा। तो 34,990 रुपीज़ इसको आप ले लो और इसमें ऐड कर दो 34,000
990 इसमें ऐड कर, तो व्हेन यू ऐड देम अप 51,000 के अराउंड आपका इंटरेस्ट आएगा. दिस इज द टोटल इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट दैट अक्रूड ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर. ठीक है ना. तो यही आपका क्वेश्चन था, ये आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया. नियरेस्ट रुपी बताना था तो आपने नियरेस्ट रुपी यहाँ पे बता दिया. हाँ, इसको ऐड करो, देखो 0.9 समथिंग आ रहा था ना, 0.89. तो नियरेस्ट रुपी में यही एक क्लोजेस्ट आंसर है. ऑप्शन दूर दूर होते हैं तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है. दैट्स इट दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The price of a precious stone is directly proportional to the square of its weight. Sita has a precious stone weighing 18 units. If she breaks it into 4 pieces with each piece having distinct integer weight, then the difference between the highest and lowest possible values of the total price of the 4 pieces will be this much. Then the price of the original precious stone is what? अब इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार कैट में आ चुके हैं एंड इस बार क्या किया इन्होंने, बहुत ही हद तक बदल दिया. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये 4 इक्वल पीसेस में बांट दिया या इतने में बांट दिया, आपको पॉसिबिलिटीज मेजर करने के लिए दी कि मैक्सिमम वैल्यू एक सर्टेन ब्रेकेज पे आएगा और एक मिनिमम वैल्यू सर्टेन ब्रेकेज पे आएगा. तो ब्रेक कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है, और जो भी मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कि ओरिजिनल प्रेशियस स्टोन का क्या वेट था. तो जो इन्होंने बताया है कि जो आपका कॉस्ट है या प्राइस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट. तो KW स्क्वायर लिखते हैं हम, प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते हैं, बट डायरेक्टली हम पता है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो जितना वेट होगा उतना ही होगा. तो भाई ओरिजिनल का क्या वेट होगा, ओरिजिनल का वेट होगा K इंटू 18 का स्क्वायर, क्योंकि 18 यूनिट्स का है तो 18 का स्क्वायर यानी 324K. ये है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट. हमें K की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है, देन वी आर गुड टू गो. अब देखो इसको तोड़ा गया 4 हिस्सों में. शी ब्रेक्स इनटू 4 पीसेस, ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टोटल प्राइस. तो जब आप इसको ब्रेक करोगे डिस्टिंक्ट में, डिस्टिंक्ट इंटीजर में, जब आपको लोगों लोएस्ट चाहिए था तो इक्वल में डिवाइड करते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट इंटीजर चाहिए तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है 3, 4, 5 एंड 6. 4 पीसेस में ब्रेक किया, 3, 4, 5, 6. यहाँ से आपकी जो कॉस्ट निकल के आएगी वो लोएस्ट कॉस्ट निकल के आएगी, और एक हाईएस्ट कॉस्ट भी निकल के आएगी. हाईएस्ट कॉस्ट कब निकल के आएगी, जब जो 3 पीस होंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे और एक पीस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. तो लोएस्ट कॉस्ट इससे आएगी, हाईएस्ट कॉस्ट इससे आएगी. तो लोएस्ट कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो ये वाली चीज़ हमेशा हर चीज़ को होल्ड ट्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा K कॉमन ले लेंगे हम, 9 + 16 + 25 + 30. ठीक है. तो दिस वैल्यू K स्क्वायर लेने की अपने को जरूरत नहीं है, K लेंगे काफ़ी है. तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 9, 6, 25, 25, 50, 86. तो 86K आ गई. दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू यू कैन गेट. और हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 1 + 4 + 9 + 144. तो देखो 144 एंड 4, 148 एंड 10, 158. तो ये आ जाएगा 158K. ठीक है. और बोला गया है इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 158K एंड 86K, इनका जो डिफरेंस है वो दिया है 2,88,000. 2,88,000. तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो 72K है. दिस इज ऑल्सो 2,88,000. देन K की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 टाइम्स होता है सिंपली. तो K आ गया आपका 4,000. इस K को उठा के हमें बस यहाँ पे रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा. तो ओरिजिनल जो कॉस्ट थी उस स्टोन की वो थी 324 इंटू 4,000. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1296, और ये 3 0 भी आपके लग जाएंगे. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. दिस इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. A container has 40 liters of milk, then 4 liters are removed from the container and replaced with 4 liters of water. This process of replacing 4 liters of liquid in the container with an equal volume of water is continued repeatedly. The smallest number of time of doing this process after which the volume of the milk in the container becomes less than that of water is how? Basically, एक container था उसमें milk 40 लीटर था. हर बार हम क्या कर रहे थे, उसका 1/10 यानी 4 लीटर निकाल रहे थे और पानी से रिप्लेस कर रहे थे, एंड इसको हम n टाइम्स कर रहे थे. तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब उसमें पूरा पूरा पानी ही रह जाएगा, दूध बहुत कम रह जाएगा और मिनिमम रह जाएगा. तो मिनिमम कितनी बार आपको ये करना है कि जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो वाटर से कम हो जाए, कितनी बार मिनिमम आपको ये चीज़ करनी है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि कितनी बार इस चीज़ को हम कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात, इनिशियली क्या है, इनिशियली आपके पास इनिशियली यू हैव 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, 40 लीटर्स मिल्क. नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन, इसका 1/10 निकल जाएगा. तो आफ्टर फर्स्ट
रिमूवल जो आपके पास मिल्क बचेगा वो 40 इंटू 9/10 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 36 लीटर, बाकी पानी है, ठीक है। तो आफ्टर सेकेंड रिमूवल ये चीज देखो कंटिन्यू रहेगी, तो 36 इंटू 9/10 इसका भी कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन आफ्टर n आइट्रेशन या n रिमूवल्स कह सकते हो, आफ्टर n रिमूवल्स व्हाट विल हैपन इनिशियली, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जो 40 इंटू 9/10 था ये 36 आया, तो इसको वापस से 9/10 करना है, मतलब उसका भी 1/10 आपको निकालना है, 1/10 निकालोगे तो ये मिलेगा। तो आफ्टर n रिमूवल्स व्हाट विल हैपन, ये 40 तो एज इट इज रहेगा, और जितनी आपने रिमूवल किया है वहाँ पे यहाँ पे आप n लगा दोगे। सो द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग कि ऐसा कब होगा कि इस चीज को हम रिपीटेडली करेंगे n नंबर ऑफ टाइम्स और ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 हो जाएगी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20 बनाना है। तो 9/10 रेज टू द पावर n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहां से आपको n को गेस कर, अब गेस कैसे कर सकते हो, सिंपली जो आपके राइट हैंड साइड में वैल्यू है ये 0.5 दी, और ये जो वैल्यू है इसको वैसे लिख, चलो इसको 1/2 ही रहने देते हैं अभी, ये जो वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं 0.9, इसकी पावर n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5। तो आपके पास जो ये ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है उसमें 0.9 डालना और मल्टीप्लाई करते रहना, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है n टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू 0.5 से छोटी हो जाएगी। अब इसको आप देखो प्रूव कर सकते हो, देखो 0.9 है, आपको 0.5 से छोटा करना है, तो 0.9 इंटू 0.9 आप करोगे तो 0.81 आ जाएगा। अगेन आप 0.8 इंटू 0.8 करोगे, हम 1 को अगर अप्रॉक्स इग्नोर भी कर लेते हैं तो 0.64 आ जाएगा, है ना। तो 0.6 इंटू 0.6 करोगे तो भी आपको मिल जाएगा 0.36, हम अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ले लेते हैं, तो 7 करते, अप्रॉक्सीमेट करना है तो 0.4 ले लिया, फिर आप 0.4 इंटू 0.4 करोगे, ये चीज चलती रहेगी, करेक्ट। हाँ ये 0.6 नहीं होगा, ऑब्वियसली ये वैल्यूज बड़ी होंगी। तो कितनी बार आप इस चीज को रिपीट कर सकते हो, सॉरी 0.9 से मल्टीप्लाई करना है हर बार हमें, तो 0.81 इंटू 0.9 करना है, तो जो वैल्यू आए 9 8 70 तो 0.72 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज रिपीट होती रहेगी, 0.72 इंटू 0.9, तो हम 9 को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0.79 से 63, 0.6 आ जाएगा। अब कितनी बार ऐसा करना है कि वो 50% से नीचे चला जाए, तो यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू आएगी वो मिनिमम 7 टाइम्स आप करोगे, उसके बाद ये चीज बढ़ जाएगी। तो 7 इज द मिनिमम वैल्यू यू हैव टू डू ताकि आप यहाँ तक पहुंच पाओ, ठीक है, 50% से नीचे आप आ पाओ, दैट इज द नंबर ऑफ आइटरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 टाइम्स। टीटा क्वेश्चन था, आपको बस n की वैल्यू यहाँ पे रखनी। अगेन यहाँ मैं राउंड ऑफ कर दे रहा था, राउंड ऑफ आपको नहीं करना है, कैलकुलेटर से करना है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको 0.9 से मल्टीप्लाई करते रहना। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।